हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड। चलिए मैं पहले चैप्टर का नाम लिखता हूं, फिर इसके बारे में कुछ अच्छी और बुरी बातें सीखेंगे। चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स। सर, क्या होता है ओवरहेड्स, किसे कहते हैं? तो जब हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो डे 1 मैंने आपको ढेर सारी डेफिनेशन बताया था। चैप्टर का नाम था जनरल प्रिंसिपल। उसमें मैंने ढेर सारी बातें बताई थी कि मटेरियल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लेबर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सर, हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की एलिमेंट के बारे में। याद कीजिए, मैंने आपको कॉस्ट एलिमेंट की बात किया था। और कॉस्ट में कितने एलिमेंट थे बेटा? 3 एलिमेंट। देयर आर 3 एलिमेंट इन अ कॉस्ट। एक मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। हमने डिस्कस किया था मटेरियल बेसिकली 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली लेबर भी 2 प्रकार की है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एंड एक्सपेंसेस भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगर थोड़ा सा याद हो आप लोगों को तो मैंने कहा था डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर कन्वर्ट या विच आर फिजिकली यूज या विच आर इजिली आइडेंटिफाई इन अ फिनिश प्रोडक्ट, जिसे हम आराम से देखकर पता लगा सकते हैं कि वो उस मटेरियल में यूज हुआ होगा। हम उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? तो सर, वो लेबर जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, हम उसे डायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस उन खर्चों को कहते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है सर? तो जिसे हम देखकर नहीं बता पाएंगे कि किसी प्रोडक्ट में कोई मटेरियल यूज हुआ भी है या नहीं। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे इस पेन को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें ऑयल भी यूज हुआ होगा, इसमें ग्रीस भी यूज हुआ होगा। हाँ, डायरेक्टली इस पेन में यूज नहीं हुआ, लेकिन ये पेन जिस मशीन से बनता है उस मशीन में ऑयल यूज हुआ होगा, उस मशीन में ग्रीसिंग वगैरह यूज हुआ होगा, तो वो भी मटेरियल का पार्ट है। बट ये डायरेक्टली इस पेन को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में यूज नहीं हुआ, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। इस पेन को जिस लेबर ने अपने हाथों से बनाया, उसे जो हम लेबर पे करेंगे, मजदूरी देंगे, उसे डायरेक्ट लेबर कहते हैं। लेकिन इस पेन को बना तो एक मजदूर रहा है, लेकिन उस मजदूर की एंट्री और एग्जिट के लिए हमने एक गार्ड बिठा रखा है जो उसके आने जाने का टाइम रिकॉर्ड करता है। जहां पर इस पेन का स्टॉक पड़ा होता है, उस स्टॉक गोडाउन के बाहर हमने एक गार्ड बिठा रखा है जो इसके गोडाउन की देखभाल करता है, स्टॉक मैनेजमेंट करता है। उसकी जो लेबर कॉस्ट होती है उसे हम क्या नाम देंगे? इनडायरेक्ट लेबर। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोडक्शन को बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन स्टिल हम उसे वेजेस देंगे, उसे नाम देंगे इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को इन्वॉल्व नहीं करते, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है ओवरहेड। हम बचपन में पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड। तो ओवरहेड का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का अगर हम सम कर दें तो इसे हम लोग नाम देते हैं ओवरहेड, ओवरहेड्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड? द ओवरहेड मीन्स द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरहेड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि किसी प्रोडक्ट में कितना ओवरहेड चार्ज होगा। ये सारी बातें हम पता लगाते हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए मैं आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ रीड करवा देता हूं, फिर इसको धीरे धीरे आगे कैरी ऑन करेंगे। आप सभी को असाइनमेंट मिल गया होगा मेरी क्लास का। नहीं मिला है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। सॉफ्ट कॉपी आप उसे प्रिंट आउट निकाल लेना, और जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो इंस्टीट्यूट आके ले जाए। चलिए देखिए जरा, असाइनमेंट में सभी को मिल गया होगा असाइनमेंट। एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है सबसे पहले मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है? तो मैंने लिखा ओवरहेड्स मीन्स सम टोटल ऑफ
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल कर दे तो वो ओवरहेड्स कहलाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड का दूसरा नाम है, क्योंकि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, और तीनों एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस द ओवरहेड। यस, आप ओवरहेड का दूसरा नाम दे सकते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो उसने यही लिखा इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, वो कॉस्ट which cannot be easily charged on each unit of output। ऐसे कॉस्ट जो ईच यूनिट ऑफ आउटपुट पर चार्ज नहीं किया जा सकता है, ऐसे कॉस्ट जो ईच यूनिट पर चार्ज नहीं किया जा सकता है। सर जैसे एग्जांपल दो ना सर, कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अपने इंस्टीट्यूट का। मेरे इंस्टीट्यूट में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अकाउंट्स, कॉस्टिंग और मैथमेटिक्स। अकाउंट्स का जो असाइनमेंट का खर्चा है वो अकाउंट्स वाले बच्चे से चार्ज किया जा सकता है। जो कॉस्टिंग के असाइनमेंट का खर्चा है वो कॉस्टिंग के बच्चों से हम चार्ज कर सकते हैं। जो मैथ्स के असाइनमेंट का खर्चा है वो मैथ्स के बच्चे से चार्ज कर सकते हैं। मतलब असाइनमेंट का जो भी खर्चा है वो हमें मालूम है कि वो कौन से सब्जेक्ट के है, और जिस सब्जेक्ट का होगा हम उसे चार्ज कर लेंगे। अगर मैथ्स का होगा तो मैथ्स वाले बच्चों से मांगेंगे, अगर असाइनमेंट अकाउंट्स का होगा तो अकाउंट्स के स्टूडेंट से लेंगे, और कॉस्टिंग का होगा तो कॉस्टिंग के स्टूडेंट से लेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो इजीली चार्ज्ड है, आराम से पता लगा सकते हैं कि वो खर्चे जो कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन से सब्जेक्ट का है। लेकिन आपको पता है कुछ खर्चे कंबाइंड होते हैं, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। मेरे इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है 5,000 रुपए। अब आप मुझे बताओ कि इस 5,000 में कॉस्टिंग के बच्चों से कितना चार्ज करें, मैथ्स के स्टूडेंट से हम कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल चार्ज करें, अकाउंट्स के बच्चों से कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल चार्ज करें। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया है वो कंबाइंड है, पूरे इंस्टीट्यूट का है, और पूरे इंस्टीट्यूट में तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो कौन से स्टूडेंट से इलेक्ट्रिसिटी का बिल चार्ज करे और कितना चार्ज करे, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तीसरा, मेरे इंस्टीट्यूट का रेंट। हमारे इंस्टीट्यूट का रेंट है 35,000 रुपए। अब ये मुझे बताओ कि ये 35,000 रुपए मैं किससे चार्ज करूं? कॉस्टिंग के बच्चों से कितना, अकाउंट्स के बच्चों से कितना, और मैथ्स के बच्चों से कितना? डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। सर बराबर बांट लो ना। बेटा बराबर कैसे बांट लूं? कॉस्टिंग में सिर्फ 4 बच्चे हैं और अकाउंट्स में 400 बच्चे हैं, मैथ्स के अंदर 200 बच्चे हैं। किससे बांटू, कैसे डिवाइड करूं? क्या सबको बोलूं भैया 2 बच्चे हो तो मैं क्या करूं, 2,000 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा? मुश्किल है ना। तो कैसे डिवाइड करें? नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे या नंबर ऑफ स्पेस एरिया के फ्लोर एरिया के बेसिस पे? तो इन खर्चों को, कंबाइंड खर्चों को कैसे डिवाइड किया जाता है इस सब्जेक्ट पर, वो हम सीखेंगे। चलो ना एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, शाही पनीर ऑर्डर किया। शाही पनीर का टोटल कॉस्ट बनाने का, चाहे उसमें 100 ग्राम पनीर लगा है, जो मसाले लगे हैं, जो XYZ जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, उसका कॉस्ट तो निकालना आसान है। लेकिन आप जानते हो आपके उस शाही पनीर, एक प्लेट शाही पनीर में वहां का AC का बिल भी जुड़ा होता है, वहां के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी जुड़ा होता है, गेट पर जो गार्ड था जो आपके आने और जाने से गेट खोल रहा था उसकी सैलरी भी उस शाही पनीर में जुड़ी होती है। इवन पानी पीने के लिए वहां जो डिस्पोजल ग्लास होता है उसकी कॉस्ट भी उस शाही पनीर में जोड़ दिया जाता है। जो टिश्यू पेपर आप यूज करते हो उस टिश्यू पेपर को की कॉस्ट भी उस शाही पनीर में जोड़ दिया जाता है। नाउ हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें कि उस गार्ड की सैलरी का कितना हिस्सा आपसे लिया जाए, आपके उस शाही पनीर के प्लेट से लिया जाए जो आपने ऑर्डर किया। AC का कितना बिल आपसे चार्ज करे, कितना बिल, उस जगह का रेंट कितना आपसे चार्ज करे, उस शाही पनीर, एक प्लेट शाही पनीर में कितना आपसे चार्ज करे ताकि उनका सारा खर्चा कवर हो जाए। क्यों सर?
पनीर का खर्चा तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, उसमें यूज होने वाले मसाले डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन एसी का खर्चा है तो शाही पनीर के लिए ही, अगर एसी नहीं चलाते तो आप शाही पनीर नहीं खरीदते, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो उस खर्चों को, कॉमन खर्चों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज कॉल्ड द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which cannot be easily charged, cannot be easily distributed on each unit of output, जिसे हम एक यूनिट पर आराम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू चार्ज, बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑन फिनिश गुड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट को फिनिश गुड्स पर फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये जो मैं इतनी देर से एग्जांपल दे रहा था कि कोचिंग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कोचिंग का रेंट हम कैसे बच्चों से चार्ज करें, रेस्टोरेंट का एसी का बिल, वहां का रेंट, वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर डिस्पोजल ग्लास, गार्ड की सैलरी, ये सारे खर्चे हम उस शाही पनीर पर कैसे डिवाइड करें, उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, कलेक्ट योर ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले तो आप एक काम करो, सबसे पहले काम करो कि सभी डिपार्टमेंट का, सभी स्टूडेंट का, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग खर्चे जोड़ लो, पता लगा लो अकाउंट्स का खर्चा कितना, कॉस्टिंग का खर्चा कितना और मैथ्स का खर्चा कितना, डिपार्टमेंट वाइज, अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। इसे हम लोग नाम देंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। क्या नाम देंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद हम लोग करें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हर फैक्ट्री में सारे डिपार्टमेंट अर्निंग नहीं होते हैं। किसी भी फैक्ट्री में सारे डिपार्टमेंट अर्निंग नहीं होते हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सिर्फ वो अर्न करता है और सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी अर्न नहीं करती है। इसलिए आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ओवरहेड रिकवरी रेट एंड अंडर एंड ओवरहेड रिकवरी रेट्स, ओवरहेड निकालेंगे हम लोग। चलिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज की पूरी क्लास का पूरा पॉइंट फोकस हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा। सर क्या होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन? चलिए ना पढ़ते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इन्वॉल्व टू थिंग्स। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दो बातें होती हैं बेटा, एक एलोकेशन और एक अपोर्शनमेंट। एलोकेशन का मतलब होता है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे खर्चे जो ऑलरेडी बटा हुआ है, जिसे देखकर आप बता सकते हो कि ये एक्स डिपार्टमेंट का है या वाई डिपार्टमेंट का है या जेड डिपार्टमेंट का है, जिसे देख के आप बता सकते हो कि वो अकाउंट्स का खर्चा है या कॉस्टिंग का है या मैथ्स का है, उसे कहते हैं एलोकेटेड ओवरहेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, कंबाइंड एक्सपेंस। इसे क्या बोलेंगे? कंबाइंड एक्सपेंस, कंबाइंड खर्चे। ऐसे खर्चे जो कंबाइंड है, जिसे बांट नहीं सकते हैं, मतलब बटा हुआ नहीं है, कंबाइंड है, इकट्ठा है खर्चा। बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, अभी दिया मैंने कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कॉस्टिंग, अकाउंट्स और मैथ्स। तो कॉस्टिंग के जो भी असाइनमेंट का खर्चा होगा वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का होगा। अकाउंट्स के जो असाइनमेंट का खर्चा होगा वो अकाउंट्स के बच्चों से चार्ज करेंगे। मैथ्स के जो असाइनमेंट का खर्चा होगा वो मैथ्स के बच्चों से चार्ज करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड एलोकेटेड, ऑलरेडी बटा हुआ है। लेकिन कोचिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये खर्चे, सफाई वाले को जो पेमेंट देते हैं हम लोग उसका खर्चा, पानी का जो हम जार मंगवाते हैं, डिस्पोजल ग्लास का खर्चा, ये सारे खर्चे कौन से बच्चों से चार्ज करें? तो इसे कहते हैं कंबाइंड अपोर्शनमेंट। मतलब जो ऑलरेडी एलोकेटेड है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे उठाओ सीधा उसको खर्चे में डाल दो, उसे उठाओ और सीधा उस डिपार्टमेंट, उस बच्चों से चार्ज कर लो। भैया देखो तुम्हारे असाइनमेंट का खर्चा 50 रुपए आता है तो आपसे ही लेना पड़ेगा, आपकी फीस में वो 50 रुपए ऐड करके लूंगा मैं। मैथ्स वाले मैथ्स वालों का असाइनमेंट कम होता है, हम उनसे कम चार्ज करेंगे। अकाउंट्स का असाइनमेंट ज्यादा होता है, हम उनसे ज्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन अगर हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो कंबाइंड है, उसे बांटा नहीं गया है, तो उसे किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांटेंगे, उसे कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। देखिए पढ़ते हैं आगे क्या होता है एलोकेटेड ओवरहेड। एलोकेटेड ओवरहेड, एलोकेटेड ओवरहेड मींस द इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एक्सपेंस
बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, जो किसी एक डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है, अकाउंट्स का, मैथ्स का, मैथ्स कॉस्टिंग का। एंड इट मींस चार्जिंग फुल कॉस्ट, सारा का सारा कॉस्ट, टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टू विच इट रिलेट, जिससे वो रिलेट करता है उसको दे दो, उससे चार्ज करो, उससे मांगो ये खर्चे। लेकिन अपोर्शनमेंट क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टोटल ओवरहेड कॉस्ट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। हम इसे बांटेंगे, ये एक प्रोसेस है, बांटने की प्रोसेस है वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ऑन सम सुटेबल बेस। ध्यान से पढ़ना, कैसे बांटेंगे? सम सुटेबल बेस, किसी स्पेसिफिक बेस पे। दिस इज डन बिकॉज द ओवरहेड इज इनकर्ड कॉमनली कंबाइंड फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये सारे कंबाइंड होते हैं, तो इसे बांटा जाता है किसी स्पेसिफिक रेशियो में। ठीक है, कौन सा रेशियो हम काउंट करेंगे, कौन से खर्चे को बांटने के लिए कौन सा रेशियो लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कैसे बांटेंगे? कहता है इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में, ऑल द डिपार्टमेंट आर टू टाइप्स, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर आर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब हर फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। वेरियस ओवरहेड, बहुत सारे ओवरहेड ऐसे होते हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं, आर कंबाइंड, जो कंबाइंड होते हैं फॉर मेनी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट का। एंड वी नीड, हमें जरूरत पड़ेगी, टू डिवाइड दोज एक्सपेंसेस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, इसे हम वेरियस डिपार्टमेंट में बांटने की जरूरत पड़ती है। ऑन सम बेसिस, कुछ स्पेसिफिक बेसिस में, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अपोर्शनमेंट। जिसे क्या नाम देंगे? अपोर्शनमेंट। ठीक है, अब सर बांटेंगे कैसे? सारा घूम के वहीं पड़ गया। देखो दोबारा सुनो। फैक्ट्री में खर्चे दो प्रकार की होंगी, एक जो ऑलरेडी बटा होगा, बता देगा, ये ए डिपार्टमेंट का है, ये बी डिपार्टमेंट का है, ये सी डिपार्टमेंट का है, ये डी का डिपार्टमेंट का है, तो जिस डिपार्टमेंट का हो उसका खर्चा उससे चार्ज कर लेना। कुछ खर्चे कॉमन होंगे, उसे हम बांटेंगे उन सारे डिपार्टमेंट में। कैसे बांटेंगे? तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रेशियो ढूंढेंगे, भैया किस रेशियो में बांटे। ठीक है सर, रेशियो कैसे ढूंढेंगे? तो आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दोज कॉस्ट एंड देयर बेसिस आर एज फॉलोज। जैसे एग्जांपल, कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है, फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हीटिंग, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, ये फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो इसे किस में बांटेंगे? फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया में। सर ऐसा क्यों? आइए समझाता हूं। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? मेरे इंस्टीट्यूट में टोटल 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। रूम 1, रूम 2, रूम 3 और ऑफिस। रूम 1 की कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट की, 2 की भी कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट की, लेकिन 3 एक छोटा सा रूम है, जस्ट लाइक एन ऑफिस, छोटा सा रूम है जिसकी सिर्फ 10 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। और ऑफिस में तो कोई स्टूडेंट बैठता ही नहीं सर, इसमें तो बस टेबल और चेयर लगा रखा है ताकि हम अपने पेरेंट्स से बात कर पाए। ठीक है, इस पूरे एरिया का रेंट है 35,000, 35,000 रुपए। मैं बता दूं, यहां पर मैं पढ़ाता हूं। यस, माय नेम इज आलम, मिस्टर आलम। ठीक है, यहां पर हमारे दूसरे सर हैं, वो पढ़ाते हैं, नाम बता देता हूं, इमरान सर। और यहां पर एक और सर हैं, वो पढ़ाते हैं, जिनका नाम है राम। ठीक है, ऑफिस में कोई भी नहीं पढ़ाता। तो मैंने डिसाइड करा, देखो सर इस बार 35,000 का बिल आया है, एक काम करो हम तीनों पे करेंगे, इसो हम तीनों इस खर्चे को पे करेंगे। ठीक है, बराबर बराबर, इक्वल। क्या कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है? हाँ है ना। मिस्टर राम क्या कहेगा, अरे सर कैसी बातें करते हो, मेरे पास सिर्फ 10 बच्चे आते हैं, मेरे को एक छोटा सा रूम दे रखा और किराया बराबर मांग रहे हो आप मेरे से।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप दोनों बड़े बड़े रूम लेते हो, आपको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। मैं छोटा सा रूम लेता हूं, मैं कम रेंट दूंगा। 30,000 में से 5,000 रुपए मैं दूंगा, 15,000 रुपए आप दो। ऐसा हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है। मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 35,000 को किस रेशियो में बांटे। तो आप खुद डिसाइड करो, बताओ कैसे बांटोगे। तो आप बोलोगे सर फ्लोर एरिया में। अगर मैं उनको बोलूं नहीं बराबर देना पड़ेगा, तो वो कहेगा ठीक है, फिर मैं छोटे रूम में क्यों पढ़ाऊंगा, मुझे बड़े वाला रूम दो, मैं यहां पढ़ाऊंगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों को बड़े रूम में पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत हमें हो जाएंगे, भैया 60 बच्चे लेके इस रूम में कहां एडजस्ट हो पाएंगे। इसका मतलब यह है कि या तो आप इस रेंट को किस में बांटो, फ्लोर एरिया में। आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है, आप ज्यादा रेंट दोगे। आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है, आप ज्यादा रेंट पे करोगे। इनको बेचारे को कम एरिया मिल रहा है, तो इनको कम रेंट देना पड़ेगा। ऑफिस का रेंट जो भी होगा वो फिर वापस सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिलहाल ऑफिस का एरिया रेंट ऑफिस के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसने यही लिखा कि फैक्ट्री रिलेटेड से कोई भी खर्चा होगा, कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री बिल्डिंग, चाहे नाम कुछ भी हो, रेंट हो फैक्ट्री का बिल्डिंग का, फैक्ट्री का बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हीटिंग लाइटिंग एंड एयर कंडीशन, इसे किस में बांटेंगे, फ्लोर एरिया में। लेकिन अगर फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो उसे किस में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ असेट्स में, असेट्स की वैल्यू में। सर क्यों, अरे प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग टाइप्स की होती है भाई। एक मेरे पास मशीन है पानी का, जिसमें हम लोग पानी ठंडा करते हैं, और एक मशीन है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, और डेप्रिसिएशन आया 1 लाख का। हम ये बोले 50,000 का पानी के मशीन पे, 50,000 के प्रोडक्शन के मशीन पर। अरे पानी का मशीन बेचारा सिर्फ पानी ठंडा करता है, प्रोडक्शन की मशीन बड़ी बड़ी होती है, तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, पानी के मशीन का डेप्रिसिएशन कम होगा। एयर कंडीशन का डेप्रिसिएशन कम होगा, और प्रोडक्शन मशीन के डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। तो हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू क्या है। मेरे पास 2 मशीन है, मेरे पे 2 मशीन है। एक तो बहुत बड़ा मशीन है जी, बहुत सारे प्रोडक्शन होते रहते हैं इसमें, कुछ भी बना लो। और एक छोटा सा पानी का मशीन है। तो क्या मैं बोलूं कि अगर 1 लाख का डेप्रिसिएशन आया तो 50,000 तुम्हारा, 50,000 तुम्हारा? क्यों भाई, इसकी खुद की कीमत है 5 लाख, इसकी कीमत है 10,000। हम डेप्रिसिएशन इस पे 50,000 कैसे लगा दे, तो किस पे लगाएंगे, इसके वैल्यू के बेसिस पर। ये 5 लाख का, ये 10,000 का, तो इसके बेसिस पर, वैल्यू ऑफ असेट्स के बेसिस पर, वैल्यू ऑफ मशीनरी के बेसिस पर। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी है, तो इस पे हम डेप्रिसिएशन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ असेट्स पर। असेट्स की कीमत कितनी है उसके बेसिस पर। फैक्ट्री पावर एंड मोटिव पावर, सेम वही बात बताऊंगा, दोबारा सुन लो। 2 मशीन है मेरे पास, एक प्रोडक्शन मशीन जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, जो कि 5 किलोवाट का है, और एक कूलिंग मशीन है जिसमें पानी ठंडा करते हैं, जो कि 1 किलोवाट का है। बिजली का बिल आया जी हमारा 60,000 रुपए का, 60,000 का। क्या कहते हो, बराबर बराबर दो। क्यों भाई, ये बेचारा बिजली कम कंज्यूम करता है, ये ज्यादा कंज्यूम करता है, तो फिर ये दोनों इक्वल इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों पावर का कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें किस में बांटना पड़ेगा, इसके किलोवाट्स में या हॉर्स पावर्स में। देखिए क्या लिखा है, कहता है फैक्ट्री पावर एंड मोटिव पावर किस में बांटेंगे, या तो एचपी में बांटेंगे, हॉर्स पावर में, या किलोवाट्स आर में बांटेंगे। सुपरविजन, सुपरविजन किस में बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में या फ्लोर एरिया में। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्यों बोला मैंने, मान लो 2 सुपरवाइजर है, राम और श्याम। राम को हमने 20 वर्कर को सुपरवाइज करने का ठेका दे रखा है, और श्याम सिर्फ 2 वर्कर को ध्यान रखता है, 2 वर्कर को सुपरवाइज करता है। तो अगर दोनों की सैलरी 20,000 रुपए, तो क्या हम ऐसे बांटते, भैया 10,000 राम का, 10,000 श्याम का? क्यों, राम की 10,000 की सैलरी 20 वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए दिया जाता है, 20 वर्कर को, और श्याम तो सिर्फ 2 वर्कर को सुपरवाइज करता है। किस रेशियो में बांटना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है तो फिर आप किस में बांट सकते हो, फ्लोर एरिया में, फ्लोर एरिया में। ठीक है, लाइटिंग, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। सर लाइटिंग क्या होता है, बिजली का बिल। एक तो पावर होता है जो फैक्ट्री में यूज होता है, और बिजली का बिल जैसे यहां पर बात कर लेते हैं। क्योंकि बड़े वाला रूम है कोचिंग में, तो इसमें 4 पंखे लगे हैं भैया, 4 पंखे लगे हैं, और 4 ही ट्यूबलाइट भी लगा है। इसमें सिर्फ 1 पंखा और 1 ट्यूबलाइट है, तो क्या बिजली का बिल दोनों बराबर पे करेंगे? क्यों पे करेंगे बराबर भैया, तुम 4 पंखे 4 ट्यूबलाइट जलाते हो, ये बेचारा 1 पंखा 1 ट्यूबलाइट जलाता है अपने रूम में, तो मुझे उसी रेशियो में
इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट पॉइंट। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लाइट पॉइंट है, इसमें 2 लाइट पॉइंट है। तो मुझे रेशियो रखना पड़ेगा 4:2 का, मतलब 8:2 का या 4:1 का। तो देखो इसने यही बोला है, लाइटिंग को किस में बांटेंगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में, और नहीं दे रखा है तो एरिया में बांट देना। ठीक है, इसी तरह से स्टोर ओवरहेड्स, स्टोर ओवरहेड्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मटेरियल रिक्वेजिशन में, मटेरियल में, या वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में। स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ का खर्चा जो भी होगा हम उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। इनडायरेक्ट वेजेस को किस में बांटेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। जनरल ओवरहेड, मिसलेनियस, सन्डी एक्सपेंस, इनको किस में बांटेंगे, तो पहले तो कोशिश करेंगे डायरेक्ट वेजेस में बांटने में, नहीं दे रखा तो मशीन आर में बांट देना, ये भी नहीं दे रखा तो लेबर आर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक बेसिस दे रखा है कि जो कंबाइंड खर्चा होगा हम उनको इन बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले बताइए ये बात समझ आया आपको? सारी क्लास, आज की टोटल क्लास का अगर मैं क्रक्स बताऊं तो बेटा मैंने आपको सिर्फ ये बताया, ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट में बेसिकली हमारे पास 2 प्रकार के खर्चे आएंगे, 2 प्रकार के ओवरहेड्स आएंगे, एक एलोकेटेड और एक अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, एलोकेटेड मतलब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कंबाइंड। अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है फिर तो उठा के सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले से बटा उठा के उसके कॉलम में डाल दो। अगर कंबाइंड है तो उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सम सुटेबल बेसिस, कुछ स्पेसिफिक बेसिस पर, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्ट्री बिल्डिंग का है तो किस में बांटेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का है तो किस में बांटेंगे, पावर है तो किस में बांटेंगे, लाइटिंग का खर्चा है तो किस में बांटेंगे, या और भी कोई खर्चे हैं मिसलेनियस वगैरह है, जनरल ओवरहेड्स है, तो इनको किस बेसिस में बांटेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको बेसिस भी गिवन होगा, आपको सारे खर्चे भी गिवन होंगे। ठीक है सर, पर बांटेंगे कैसे ये तो बताओ। तो आओ ना एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूं कि आखिर ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनता कैसे है। ठीक है, देखिए टॉप पे लिखेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। पहले में लिखेंगे पर्टिकुलर बेसिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है हमारे पास, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है ए, बी, सी, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है एक्स और वाई। ठीक है, आपको ढेर सारे खर्चे गिवन होंगे, ढेर सारे। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, तो सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, डायरेक्ट मटेरियल को कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं दिखाते हैं, ये हमेशा कहा जाता है सर्विस डिपार्टमेंट में। ओके, इसके अलावा कोई भी दे रखा है, मटेरियल हो, लेबर, ओवर हो, डायरेक्ट, सबकी सेम। इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ भी दे रखा हो, अगर ये एलोकेटेड है, एलोकेटेड मतलब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेस में क्या लिख देंगे, एलोकेटेड। ए का खर्चा ए में डाल देना, बी का खर्चा बी में डालेंगे, सी का खर्चा सी में डालेंगे और डी एक्स का खर्चा एक्स में डालेंगे, वाई का खर्चा वाई में डालेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है, पहले से बटा हुआ है,
तो हम सीधा जिसका खर्चा उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर कोई कंबाइंड है, कोई कंबाइंड एक्सपेंस आ गया, कोई भी कंबाइंड एक्सपेंस आ गया, तो हम यहां अपोर्शनमेंट करेंगे। मतलब किसी स्पेसिफिक रेशियो में, जो भी रेशियो आपको बताएगा या आप खुद से सिलेक्ट करोगे, उस रेशियो में बांटेंगे। ए का जो भी हिस्सा आएगा ए में डालेंगे, बी का खर्चा बी में डालेंगे, सी का खर्चा सी में, एक्स का खर्चा एक्स में और वाई का खर्चा वाई में। जितने भी कंबाइंड खर्चे होंगे उसका सुटेबल बेस लेंगे, उस बेसिस पर हम इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इनका टोटल करेंगे और इस टोटल का नाम रखते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या नाम देते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल, एक्स का और वाई का। ठीक है। इसके बाद क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अर्निंग तो करती नहीं, तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को भी कौन बियर करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम यहां से ट्रांसफर करेंगे और कहां दिखा देंगे? ए बी सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। और वाई सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा हम यहां से माइनस करेंगे और उसे भी किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब एबीसी। और इसी को कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फाइनली जब हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये हमारा खर्चा आ जाएगा टोटल ओवरहेड। इसे क्या नाम देंगे? टोटल ओवरहेड। इसके बाद हम लोग निकालते हैं अंडर एन ओवरहेड रिकवरी रेट और फिर हम लोग निकालेंगे ओवरहेड रेट। चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, आप इस टेबल को कॉपी करना चाहो तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप प्लीज एक काम करना, असाइनमेंट आपको मिल चुका है तो पहला पेज पूरा थ्योरी का एक बार पढ़ लेना और ये टेबल को एक बार नजर मार लेना। अगली क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे यकीन मानना, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बट जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर कहता है कि अगर मुझे जल्दबाजी में करोगे तो मैं ऊपर से निकल जाऊंगा, ओवर द हेड निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम ही क्या है? ओवर हेड। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।